सम इम्पोर्टेंट सिंबल, यानी कुछ महत्वपूर्ण संकेत को हम लोग को ध्यान में रखना है, जो कि आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो इसका यूज होगा। तो अगर कहीं ए है तो ए को हम लोग मान लेंगे सॉल्वेंट, ए को क्या मानेंगे यानी कि विलायक। बी हो जाएगा सॉल्यूट यानी कि विले। और अगर ए बी लिखा हुआ है तो दोनों मिल गया है तो यानी हो जाएगा सॉल्यूशन, बिलियन। अगर कहीं लिखा हुआ है डब्लू तो डब्लू से वेट यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक। अगर लिखा हुआ है एम तो एम हो जाएगा मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान या अणुभार, इसी को बोला जाता है टोटल द्रव्यमान, कुल भार। अब देखो अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है एन तो एन से होता है मोल, ठीक। अगर लिखा हुआ है एक्स तो एक्स का अर्थ होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अब ये क्या है सब पढ़ेंगे आगे। अब देखो जी, अब क्या कर रहे हैं कि सब मिला के बना रहे हैं एक सिंबल। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसा देखना डब्लू ए, तो देखो ए क्या है सॉल्वेंट यानी कि विलायक है, और डब्लू क्या है मास है, यानी कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट होगा कि ना होगा। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो विलायक का द्रव्यमान, ध्यान में रहेगा जी, ध्यान में अगर सिंबल रहेगा तो थोड़ा आसानी पड़ेगा। अच्छा वैसे डब्लू भी हो सकता है, तब डब्लू से तो मास हो गया, अब बी से कुछ सॉल्यूट यानी कि विले, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मास ऑफ बोलो सॉल्यूट यानी कि विले का द्रव्यमान होगा। अच्छा वैसे ही एन ए हो सकता है, एन ए तो एन है मोल की संख्या और ए है विलायक के लिए, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक के मोलों की संख्या। तो वैसे एन बी बोलो तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या अरे होगा। अच्छा वैसे यहाँ देखो तो एम ए हो सकता है, एम ए तो ए है क्या विलायक, एम है ए है विलायक और एम है मोलेकुलर मास, तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि अगर एम बी रहे तो इसको लिख सकते हैं मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विले के अनुभार या विले का आणविक द्रव्यमान। तो इतना सिंबल ध्यान में रहेगा, जितना नोट करते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है विलयन के सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां या विधियां। तो विलयन का जो सांद्रता है बहुत प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, तो मोलरता होता है, मोललता होता है, मोल प्रभाज या मोल अंश होता है, नॉर्मलता होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत, ऐसा बहुत सारा होता है। जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे मोलरता और इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोलारिटी या मोलेरिटी, ठीक। अब देखो जी इसमें देखो तो मोलरता जो लिखल है इससे लीटर का सेंस आ रहा है, ध्यान से मोलरता लीटर, एक सेंस याद कर लेना है मोलरता लीटर, ठीक ना। तो इसमें लीटर का यूज होगा, तो लीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है आयतन के लिए, तो इसमें आयतन आएगा। तो देखना इसका परिभाषा क्या है कि प्रति लीटर, प्रति मीन्स होता है एक, ठीक ना, प्रति माने एक, तो प्रति लीटर, ठीक ना, विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, विले की मोलों की। अच्छा बताओ तो विले के मोलों की संख्या को कैसे सूचित करेंगे, एन ए लिखेंगे कि एन बी लिखेंगे। अरे एन मोल की संख्या हो गया और बी को सॉल्यूट माने थे विलय, तो एन बी लिख सकते हैं यहाँ पर ही। तब देखो विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे बड़ी एम से दर्शाते हैं, किससे, इससे बड़ी एम से दर्शाते हैं, हाँ या सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम लिखते हैं, ध्यान देना, एम बराबर
तो एम क्या है, मोलरता है, अरे एम ही ना है, मोलरता है। तो कह रहा है कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो यहाँ रहेगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। अब कह रहा है कि प्रति लीटर, प्रति माने कि बटा, तो लीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है, आयतन के लिए, ठीक ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम बराबर विलय की मोलों की संख्या बटे आयतन। अभी जो आयतन है से अभी क्या है, लीटर में है, ठीक। करा ना कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या उपस्थित है 1 लीटर में, कि बटा करके आयतन लिखेंगे, तो एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन। अब देखना आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एम बराबर विलय के मोलों की संख्या को एन भी लिख सकते हैं, बी को माने थे विलय, अब एन मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या एन भी, और आयतन भी होता है। अब अभी भी जो आयतन है से लीटर में ही है, इसमें तो दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्लास 11th का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें मोल के बारे में पढ़ना रहता है। तो एक फार्मूला सिर्फ ध्यान में रखेंगे, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम होता है, ये फार्मूला याद रहेगा, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम। एन है मोलों की संख्या, डब्ल्यू यानी कि वेट यानी कि मास, द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान रहता है, और एम मोलेकुलर मास, अणुद्रव्यमान यानी कि आणविक भार या अणुद्रव्यमान जो भी बोलो। तो एन बराबर डब्ल्यू बटे एम का यूज होगा। तो एन बराबर डब्ल्यू बटे एम है, और अगर एन ए रहेगा माने कि रहेगा विलायक के लिए, ए को विलायक माने था ना, अभी मोल की संख्या है, तो विलायक के लिए रहेगा, तो डब्ल्यू ए बटे एम में होगा जी। तो यह एगो फार्मूला बन जाएगा कि ना बनेगा। अगर एन बी बराबर रहे तो डब्ल्यू बी बटे इतना में दुख, इसमें तो लिख सकते हैं इतना। अब आगे बढ़ते हैं, तो एन बी के जगह डब्ल्यू बी बटे एम बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एम बराबर एन बी के जगह लिख देते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी, और नीचे भी है, ठीक। अब इसको हटाते हैं, अब आगे बढ़ो जी। एम बराबर जब इसको हल करेंगे ना तो ये पूरे नीचे आ जाएगा, यानी कि डब्ल्यू बी बटे एम बी गुने भी। अब ये जो क्या है से लीटर में है ना, इन लीटर, यहाँ भी लिख देते हैं इन लीटर। तो देखो यही हम लोग के मोलरता के फार्मूला आ गया, यानी कि एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुने भी। अब देखो अगर ये लीटर में ना हो के मिली लीटर में रहे तो यहाँ पर ऊपर में 1000 से गुना हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा होगा, देखना एम बराबर डब्ल्यू बी गुने 1000 बटे एम बी गुने भी, लेकिन ये जो भी आया से अब एम एल में आ गया, इन एम एल। तो एक फार्मूला ये भी आ गया, तो दोनों एक ही है, कोई एक ही को याद रखेंगे, एक ही है। अगर क्वेश्चन में लीटर में रहे ये वाला बैठा देंगे, मिली लीटर में रहे ये वाला बैठा देंगे, तो इतना में किसी को दुख। अब ध्यान देना, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट यानी कि मात्रक। तो देखना जी, डब्ल्यू बी बटे एम बी मोल है ना, अरे मोल है ना है, और प्रति में आयतन का मात्रक हो जाएगा लीटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, तो इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, मोलरता या मोलरिटी किसे कहते हैं, तो मोलरता लीटर ऐसे याद रखेंगे। तो प्रति लीटर माने कि 1 लीटर बिलियन रहेगा, और ओकरा में जितना विलय के मोलों की संख्या रहेगा उसी को बिलियन की मोलरता कहते हैं, इसको बड़ी एम से दर्शाते हैं। तो बड़ी एम बराबर विलय की मोलों की संख्या 1 लीटर में, तो बटे आयतन, तो विलय के मोलों की संख्या एन बी, विलय के मोलों की संख्या, अब आयतन यानी कि भी लीटर में रहेगा। एन बी के जगह हम डब्ल्यू बी बटे एम बी लिख सकते हैं, क्यों ये बताए हैं कि चूंकि एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम, तो वैसे ही एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे भी लीटर में। अब इसको हम हल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुने भी यानी कि वॉल्यूम। वैसे ही अगर मिली लीटर में रहे तो एम बराबर डब्ल्यू बी गुना 1000 एम बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इतना को मोल कहेंगे, और नीचे में आयतन है यानी कि लीटर है, तो इसका जो मात्रक होता ना है मोल प्रति लीटर हो जाता है। अब देखो एम क्या है जी, बोलो एम यहाँ पर क्या है इस फॉर्मूला में, एम है मोलेरिटी यानी कि मोलरता। डब्ल्यू बी क्या है, तो विलय का द्रव्यमान, सही बात, डब्ल्यू बी क्या है, विलय का द्रव्यमान। एम बी क्या है, विलय का अनुभार या विलय का आणविक द्रव्यमान। अभी वॉल्यूम यानी कि आयतन है, यहाँ पर देखा जाए तो मिलीलीटर में है, और यहाँ देखा जाए तो लीटर में है, तो यही आपका मोलरता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोललता, मोलेलिटी, दोनों एक जैसा, इसलिए ध्यान से इसको याद रखेंगे। इससे पहले था मोलरता, लीटर वाला था, यह मोललता, तो इसमें लीटर नहीं होता है, इसमें केजी आ जाता है।
यानी कि इसमें द्रव्यमान से मतलब रहता है, और जहाँ बिलियन लिखे थे ना वहाँ विलायक किया जाता है। देखो दोनों में अंतर क्या है, उसमें लीटर था तो इसमें केजी रहेगा, यानी कि द्रव्यमान की प्रधानता होगी। इसमें जहाँ पर बिलियन लिखे थे ना इसमें लिखा जाता है विलायक। तो ऐसे लिखेंगे, देखना प्रति केजी, प्रति माने कि 1 केजी। अच्छा ग्राम में भी तो लिख सकते हैं ना, 1000 ग्राम, एक ही बात हो गया, 1000 ग्राम बोलो या प्रति केजी। तो प्रति केजी विलायक में, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो बताओ NB फिर से लिख सकते हैं, बी यानी कि सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते, मोललता कहते हाँ, हो जाएगा जी। इसे छोटी m से दर्शाते हैं, हाँ ठीक। तो अब आते हैं फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं छोटी m बराबर, तो छोटी m का अर्थ हुआ कुछ मोललता। तो मोललता क्या है कि प्रति केजी, बटा में केजी रहेगा, द्रव्यमान बटा में रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय यहाँ लिख देना पहले हिंदी में, विलेय के मोलों की संख्या बटे द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान केजी में रखते हैं अभी। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो छोटी m बराबर विलेय के मोलों की संख्या NB होगा ना। अब द्रव्यमान है, विलायक का ना द्रव्यमान है, प्रति केजी विलायक, तो विलायक का ना बात हो रहा है। तो विलायक के द्रव्यमान को हम WA लिख सकते हैं। अरे समझ में आया जी, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या NB और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान विलायक के ना द्रव्यमान है, तो विलायक के द्रव्यमान को WA लिख सकते हैं। A विलायक है और W द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। m बराबर अभी पढ़े हम लोग कि n बराबर, फिर से लिख देते हैं जी, W बटे m। तो NA बराबर का हो जाएगा WA बटे MA होगा। NB बराबर का हो जाएगा WB बटे MB, अरे होगा। तो NB की जगह फिर से लिख दें WB बटे MB, और यहाँ तो WA नीचे रहेगा, और ये क्या है केजी में है ना, इन केजी, और यहाँ भी लिख देते हैं इन। इतना में किसी को दुख। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना जी, तो छोटी m बराबर, ये जब इसको हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा, देखना WB बटे MB गुने WA, ये जो है से क्या है केजी में है, और ये देखो फार्मूला आ गया मोललता का। मोललता का फार्मूला गया कि m बराबर WB बटे MB गुने WA, और ये जो WA है से विलायक का द्रव्यमान है केजी में, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर ग्राम में हो जाता क्या होगा, तो m बराबर WB के पास 1000 आ जाएगा बटे MB गुने WA, लेकिन ये हो जाएगा इन ग्राम। तो एक और फार्मूला आ गया कि ना गया। तो m क्या है, मोललता है, WB विलेय का द्रव्यमान, MB विलेय का अनुभार, और WA यानी कि विलायक का द्रव्यमान। अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक बोलना तो यूनिट। देखो इतना तो मोल है, ये है जी। अब बटा में द्रव्यमान है यानी कि केजी लिख सकते हैं, तो वहां से अगर लेंगे तो ये हो जाएगा मोल प्रति केजी, यही आपका यूनिट हो जाएगा। तो नोट करेंगे। विलयन के सांद्रता व्यक्त करने का 2 इकाई पढ़ लिए, कौन कौन, मोलरता और मोललता। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्या है मेन अंतर क्या है, देखना जी ध्यान से। यहाँ लिखते हैं मोलरता, बड़ा M कि छोटा M, बड़ा M, और यहाँ लिखते हैं मोललता, छोटा M ना, हाँ ये है बड़की M, ये छोटकी M का जी। अब देखो तो मेन अंतर इसमें क्या था, तो मोलरता देख रहे थे ना, तो इसमें लीटर आ रहा था, माने कि आयतन आ रहा था, सही बात है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें आयतन की प्रधानता होती है, सही बात, प्रधानता होती है।
इसमें आते हैं। तो इसमें आयतन के ना द्रव्यमान के, और द्रव्यमान में भी कौन किसका द्रव्यमान? विलायक का, ठीक ना। तो इसे लिख सकते हैं कि इसमें विलायक के द्रव्यमान का प्रधानता होता है या होती है, एक ही बात है, ठीक। अब एक और अंतर देखो जी, जब आयतन के प्रधानता होती ना है तो आयतन का ताप पर प्रभाव पड़ता है, कि इसमें ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक। और इसमें क्या लिख देंगे? हाँ, इसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान है इसमें। तो द्रव्यमान है, मान लो कि कोई 1 kg का चीज है, 1 kg का लोहा है, कुछ ठीक सामान है, उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद 2 किलो हो जाएगा, आधा किलो हो जाएगा, 1 kg रहेगा। द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो द्रव्यमान वाला में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि अप्रभावित रहता है। एक आध और अंतर लिख सकते हैं यूनिट से। इसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा? तो लीटर था ना इसमें, तो मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या देखना तो एक ही बतिया ना है, बटा के ऊपर ले गए -1 हो गया। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा मोल प्रति केजी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? हो गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज, उसी को बोलते हैं मोल अंश, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और जब पढ़ लेंगे तो इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को ही क्या बोलते हैं? मोल अंश, और इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आखिर मोल प्रभाज है क्या, तो ध्यान देना। किसी घटक का, अब बात है कि घटक, तो विलयन का मुख्य रूप से 2 घटक, विलय और विलायक। तो घटक के जगह विलय भी आ सकता है या विलायक भी आ सकता है। तो किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, और इसको x से सूचित करते हैं, बड़ा X से। इसे x से दर्शाया जाता है तथा इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक या इकाई भी लिख सकते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यही है आपका मोल प्रभाज या मोल अंश। क्या है? तो कह रहा है ना कि किसी घटक का, तो घटक के जगह विलय भी आ सकता है और विलायक भी आ सकता है। तो कह रहा है कि किसी घटक का जो मोल प्रभाज होगा ना, उसके मोलों की संख्या, यानी कि अगर घटक विलय है तो विलय के मोलों की संख्या, और अगर घटक विलायक है तो विलायक के मोलों की संख्या, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो याद रहेगा जी, मोल प्रभाज किसे कहेंगे? तो किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता ना है, उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। और मोल प्रभाज को बड़ी x से सूचित करते हैं, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। लिख सकते हैं कुल मोलों की संख्या Na + Nb, तो यहाँ लिख देते हैं Na+, तो ये हो गया विलय का मोल प्रभाज। तो इसको हम लिख सकते हैं XB, विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज, तो विलय के मोलों की संख्या यानी कि Nb, और नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो Na + Nb। क्या कि विलयन है तो विलायक के मोलों की संख्या और विलय के मोलों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन के कुल मोलों की संख्या हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखो जी, अगर कहे विलयन का कुल मोल प्रभाज, तो देखो जी कुल मोल प्रभाज यानी कि x है और x न है, तो x बराबर का हो जाएगा? तो विलायक का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो आता है किसके बराबर आता है? 1 के बराबर।
अभी हम लोग पढ़े ना कि कोई विलयन रहेगा तो उसमें विलय और विलायक दोनों का मूल प्रभाज्य का जो योगफल होता ना है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखना क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि किसी विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज्य का योगफल 1 होता है। तो देखना जी, यहाँ लिखते हैं टू प्रूव डैट, यानी कि हम लोग को सिद्ध करना क्या है कि एक्स सॉल्यूट यानी कि विलय का मूल प्रभाज्य प्लस एक्स सॉल्वेंट यानी कि विलायक का मूल प्रभाज्य बराबर 1, यही ना। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, ठीक। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा जी, LHS लेते हैं तो LHS हो जाएगा एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट। अब बताना विलय का मूल प्रभाज्य हम लोग निकाले थे ना NB बटे Na प्लस NB, बी को मान लिए थे सॉल्यूट यानी कि विलय और ये है मोलों की संख्या। अच्छा वैसे ही विलायक के मोलट है Na प्लस, अच्छा ये जो है ना Na और NB द्विअंगी विलयन के लिए है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है, क्या कि बाइनरी में 2 घटक रहता है विलय और विलायक। अगर ट्राइनरी रहता ना तो A प्लस B प्लस C बराबर 1 होता, अब द्विअंगी है यानी कि बाइनरी है तो A प्लस B बराबर 1 हो रहा है। तो इतना लिख सकते हैं। अब इसका LCM ले सकते हैं जी, तो क्या होगा Na प्लस NB, तो इससे ही कट जाएगा, भाग देंगे तो बचेगा NB, इससे ही कट जाएगा तो बचेगा Na। तो खैर प्लस में है तो दोनों तो एक ही चीज ना है, Na प्लस NB और नीचे भी Na प्लस NB, तो कट जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा कि ना जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए हाँ LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया।